नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं खुद एक मीडिया प्लेटफॉर्म से, मीडिया के हवाले से जिस तरह का माहौल हमारे मुल्क में देखा जा रहा है, बिलखुसूस अगर हम देखें आलमी सतह पर, यकीनन आज कहना ये पड़ेगा कि मीडिया को खुद कि वो क्या अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। बिलखुसूस अगर हम बात करें दिल्ली के मीडिया के हवाले से, हम खुद अपने इस प्रोग्राम में कई मरतबा बात कर चुके हैं, इस पर बहस मुबाहिसे हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यही है कि जितना कुछ कहा जा रहा है कि मीडिया अपने ख़तरों को पहचाने, अपने फ़राइज़ को वो देखे, लेकिन इसके बावजूद चंद ऐसे इदारे हैं जिन पर इल्ज़ाम है और जिनकी कुछ कारकर्दगियाँ ऐसी हैं कि लोगों का जो यकीन है वो इन पर से उठता जा रहा है। क्यों मीडिया आज झूठ को आगे बढ़ा रहा है, ये सवाल है। खुद लोग सवाल कर रहे हैं, जो देखने वाले वो सवाल कर रहे हैं कि क्यों आज हम मीडिया पर भरोसा करें। इसलिए कि मीडिया किसी का प्रचार कर रहा है, मीडिया किसी को बढ़ा रहा है तो किसी को कम कर रहा है, यहाँ तक कि मीडिया झूठ को सच और सच को झूठ करके बता रहा है। आखिर मीडिया की मजबूरी है या फिर मीडिया ने अपने मफादात के लिए एक अपने रास्ते को उसने बना लिया है। यकीनन ये वो सूरत हाल है। अगर हम देखते हैं कि हमारा मुल्क एक अजीम तर जमहूरिया है, तो इस जमहूरिया, किसी भी जमहूरियत में सहाफ़त या फिर इज़हार ख्याल की आज़ादी या फिर इन सब को मिलाकर जो मीडिया, आज हम करंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें या फिर सहाफ़ती या फिर अखबारात की बात कर लें, प्रिंट मीडिया की बात कर लें या फिर जो सहाफ़ी हैं उनकी बात कर लें, तो ये सब मिलाकर इसका एक चौथा सुतून है। अगर इसी पर से लोगों का एतमाद हट जाएगा तो सोचिए उस जमहूरियत का क्या हाल होगा। तो यही सवाल, बहुत से सवाल आज हमारी मीडिया पर उठ रहे हैं। इसी का तसलसल हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग में जो CAA, NRC, NPR की मुखालिफत में जो एहतजाज चल रहा है, ये एहतजाज एक मिसाली एहतजाज बन चुका है। मुसलसल ख़वातीन हैं जो बड़ी तादाद में मौसम का शिद्दत के बावजूद वो अपने एहतजाज को जो है जारी रखे हुए हैं। तो इस एहतजाज के मुतालिक मीडिया की जानिब से, चंद इदारों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया, ये इल्ज़ाम आयद किया गया और इसको लेकर यहाँ की ख़वातीन जिन पर 500 और 700 रुपये लेकर एहतजाज में हिस्सा लेने का जो इल्ज़ाम आयद किया गया और इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, तो इसको लेकर इन मीडिया हाउसेस के खिलाफ नोटिसें जारी की गई हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि आज हमारी मीडिया की क्या सूरत हाल हो गई है, कहां आकर पहुंच गया है हमारा मीडिया, हमारे मुल्क का मीडिया। इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिर यासरुल्लाह शकील साहब। मैं शकील साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और शकील साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वाहिद साहब का भी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इससे पहले के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, ये देखते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में वो क्या थी और उसमें क्या कहा गया। उसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं, बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालविया के बशमूल मुल्क के 5 मीडिया हाउसेस और इनके एडिटर्स के नाम शाहीन बाग एहतजाज में हिस्सा लेने वाली 2 ख़वातीन ने सभी से फीकस 1 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का दावा करते हुए इन्हें कानूनी नोटिसें जारी की हैं और कहा है कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दायर किए जाएंगे। इन ख़वातीन की जानिब से नोटिसें जारी करने वाले सीनियर वकील महमूद प्राचा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि शाहीन बाग एहतजाज को बदनाम करने वालों के नाम नोटिसें जारी की जा रही हैं और इनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का दावा किया जाएगा। वकील महमूद प्राचा ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मामलात पर तलब की गई है। एक तो बीजेपी के मीडिया एडवाइजर अमित मालविया ने दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज करने वाली ख़वातीन के खिलाफ एक झूठा इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने 500 और 700 रुपए लेकर एहतजाज वो कर रही हैं, और दूसरा मामला ये है कि एहतजाज पर बैठी हुई 5 ख़वातीन में कुछ ख़वातीन को वरगला कर दिल्ली के LG के पास ले जाया गया जो गैर कानूनी है। लीगल नोटिसें जिन्हें जारी की गई हैं, इन 5-6 चैनल्स के नाम भी महमूद प्राचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। प्राचा ने कहा कि शाहीन बाग में जारी एहतजाज ने दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर दी और इस वक्त मुल्क भर में 1000 शाहीन बाग बने हुए हैं, लेकिन इस अवामी एहतजाज को बीजेपी, RSS और इन मीडिया हाउसेस की जानिब से बदनाम करने के लिए झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया कि ख़वातीन को इस एहतजाज में
हिस्सा लेने के लिए 500 और 700 रुपए दिए जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीजों के लिए है। हेलो हेलो हेलो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो चीजों के लिए है आज। पहला इशू एक है कि कुछ मीडिया जो अमित मालविया हैं, बीजेपी के जो मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने शाहीन बाग के जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि 500-700 रुपये लेके यहाँ पे बैठी हैं। तो दो यहाँ की महिलाओं ने उनको लीगल नोटिस दिया था। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि जो हमारी सीनियर जो यहाँ पे सबसे सीनियर महिलाएं हैं, 4 या 5 जो बैठी थी यहाँ पे शुरू से, जिनको एनडीटीवी पे भी दिखाया गया था, उनमें से शायद कुछ 2-3 हमारी जो दादी अम्मा है उनको एलजी साहब के पास ले जाया गया है, जबकि ये पूरी तरीके से अनऑथराइज्ड बात है कि जिसको भी आना है, जो भी बात करनी है, वो यहाँ आके करेगा। इस तरीके से किसी को बरगला के कहीं ले जाना जो है गलत है। ये दो टॉपिक्स पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला टॉपिक जो लीगल नोटिस का था, हमने वो लीगल नोटिस दिया है कि अमित मालविया बीजेपी के जो एक तरह से स्पोक्स पर्सन ही हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनको पूरी दुनिया में सलाम मिल रहे हैं और वो मिसाल बनी हुई हैं भारत के संविधान और भारत को बचाने के लिए पूरी दुनिया में, और उसके बाद जो रेप्लिकेट हुआ है पूरी दुनिया में, उसकी भी मिसाल है कि आज शाहीन बाग के नाम से कम 1000 जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, उनकी हौसले हिम्मत को बदनाम करने के लिए एक बार फिर ये कहा गया कि ये पैसे से हो रही है। तो ये जो उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। बहुत सारे यहाँ पे जो सरकार के टच में, आरएसएस के टच में लोग हैं, उन्होंने आके यहाँ पे तरह तरह की साजिश की, लोगों को डराने की कोशिश की। यहाँ पे अब पुलिस एक्शन हो जाएगा, यहाँ पे गोली चला देंगे, यहाँ पे कम्युनल राइट्स करा देंगे। जब किसी भी चीज से यहाँ के लोग नहीं डरे, तो लास्ट चाल जो उनकी ये है कि उन्होंने इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाया। तो हमने उनको लीगल नोटिस दिया है, उनको और 5 मीडिया हाउसेस को, जिसमें रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जी टीवी, नाम बताओ, अर्नब गोस्वामी, हाँ, जी टीवी और रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, इन सभी लोगों को लीगल नोटिस दिया है 1-1 करोड़ रुपए का। और ये भी कहा है कि इसके खिलाफ, आपके खिलाफ हम क्रिमिनल केस भी करेंगे जिसमें 2 साल तक की सजा। रिपब्लिक टीवी आप दोबारा सुन ले, रिपब्लिक टीवी, टीवी 18, टाइम्स नाउ, न्यूज नेशन एंड जी न्यूज। ये आपको सभी को इत्तला के लिए कि हम इनके एडिटर्स को, और जिन लोगों ने, इसमें सबसे बड़ी बात यह है जर्नलिज्म का, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, ये बात जानते हैं, जिसका इंटरव्यू लिया गया है, पहली बात वो बंदा है जैतपुर का, वो पान वाला, अगर किसी ने पता लगाया हो, जैतपुर का बंदा शाहीन बाग के लिए किस तरीके से कह सकता है? फर्स्ट थिंग, राइट, पहली चीज ये कि जैतपुर का बंदा कहता है कि यहाँ पर 500 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसने इंटरव्यू लिया, ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है? मीडिया, ठीक है, जो मीडिया बोल रही है कि 500 रुपए लिए गए। हम सब वर्किंग है, 60-70 हजार सैलरी वाली औरतें हैं जो यहाँ पर जब दिन में आती है तो उनका 2000 रुपए रोज होता है। समझाइए लोगों को, जो रोज के 2000 रुपए अपने ऑफिस का नुकसान करके यहाँ बैठा है, वो 500 रुपए के लिए बैठेगा? एक HPL लेने, हाफ पेड लीव समझते हैं आप? हाफ पेड लीव लेने में हम लोगों के 1000 रुपए कटते हैं हमारे वर्किंग डेज से। यहाँ पर जो हम औरतें हैं ना, इस मुंह में ढके हुए हैं, यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर महिलाएं खड़ी हुई हैं। हम लोग कोई जाहिल गंवार औरतें नहीं है। और 17 तारीख की जो आप बात कर रहे हैं, जो जामिया में मारपीट हुई थी, जिस वक्त इनकी ये जो मेरे साथ खड़ी, इनकी बेटी को जिसको चोट लगी थी कह रही है, उसमें लोगों के हजारों रुपए खर्च हुए हैं। वो हॉस्पिटल का खर्चा कौन दे रहा है? मैं हिंदुस्तान लाइव के तो नाज़रीन, अभी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी, और वहां एहतजाज में हिस्सा लेने वाली खवातीन के तासुरात क्या थे, उन्होंने भी अपनी बात कही। यहाँ पर मैं ज़रूर अपने मौजूद मेहमानों से जो सवाल करूँगा, उससे पहले ज़रूर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इवन सहाफ़त या फिर सहाफ़ी का एक काम या फिर किसी भी मीडिया इदारे का फ़र्ज़ ये होता है कि वो हर मामले को, हर खबर को मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद
वो मुकम्मल उसकी तस्हीह के बाद और सारी तहकीक के बाद फिर उसको नाजरीन तक आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पेशा है, ये हमारा काम है, ये सारी चीज़ों को मलहूज़ रखना ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा होता है। अब जिस तरह से आप टाइटल भी देख रहे हैं तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहीं किसी के खिलाफ तो ना हो जाए, कौन सी चीज़ जो कानूनी एतबार से गलत ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें जो है हमने तहकीक की है, वाकई ये बात किसके खिलाफ हो सकती है और कौन इससे जो है किसकी दिल आज़ारी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके बाद ही इवन एक टाइटल भी बनता है। ये सहाफ़त की खदरें हैं। अब जहां तक किसी के शख्सियत के हवाले से या फिर किसी पर इल्ज़ाम का मामला हो तो काफ़ी इसमें सोचा जाता है, देखा जाता है, तहकीक की जाती है, इसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारी मुल्क की मीडिया जो बड़े हम कह सकते हैं कि मीडिया हाउस है, उनकी जानिब से सब कुछ इनके पास फराहम है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये गैर जिम्मेदारी है या फिर ये किस तरह का मामला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि आज जो सवाल उठ रहे हैं, आज जो हतक इज्जत का मामला, ये शायद एक नहीं है। अगर हम इसका जायजा लें तो ऐसी कई नोटिसें जारी हो सकती हैं, ऐसे कई हतक इज्जत के दावे हो सकते हैं। बहरकैफ शाहीन बाग से ये बात सामने आई है, ये नोटिसें जारी हो रही हैं। शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पेशे सहाफ़त से जुड़े हैं आप, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? आज ये जो इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, इससे लोगों पर असर क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा। फिर इसके बाद ज़रूर हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर साहब। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ गुज़िश्ता 30-35 दिन से, जिस बात को लेकर शाहीन बाग में जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, उस बात को हमने कवर किया, हमने अपने नाज़रीन को बताया भी। और मैं जो महसूस किया हूँ उस पूरे मामले में, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जैसा कि मैं उम्मन कहा जाता है कि शायद हो सकता है कि ये कोई शेर हो या कुछ भी हो, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इनकलाब लिख दो तो मैं शाहीन बाग लिख दूंगा। ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन एक बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारियों की बात कही आपने, मैं तो ये समझता हूं कि ये जितने भी लोग 9 से 10 तक बैठकर जो जिस तरह की हम बात करते आए थे, भूंकते रहे हैं, गुफ्तार के गाजी तो बन गए लेकिन किरदार के गाजी नहीं बन सके। किरदार भी सहाफत का एक अहम हिस्सा होता है, जहां आपकी पासदारी जरूरी होती है कि भले ही आप क्या तहकीक कर रहे हैं और आपके दामन पर कितने छींटे पड़े हैं, सब लोग जानते हैं कि आप किसकी ईमा पर यह काम करते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज मुझे वाहिद नसीम साहब ने मुझे एक बात कही थी कि आप गुलाम बन मियां मत कीजिए, वफादार मीडिया कहिए। तो मैं आज ये कहता हूं कि वफादार वो होते हैं जो कभी कभी इस बात के लिए भी एतराज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गुलाम वो होता है जो कि हर हुक्म बजा लाता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ तरह से बात करनी थी, लेकिन बहुत ही मैं ममनून हूं कि उन्होंने मुझे इस बारे में तवज्जो दिलाई थी। लेकिन जिस तरह का आज जो मीडिया हो गया है, हर कोई वाकिफ है साहब। एक छोटे से अगर कोई लोग अगर देखते हैं, घर में बैठ के बच्चा देखता है, बूढ़ा ज़ईफ देखते हैं, खवातीन देखते हैं, हर किसी को मालूम है कि कितने 4-5 जो चैनल है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की बदनामी फैलाई जा रही है। कितनी शर्म की बात होती है कि इज्जत माँ जो होती है, हमारी माएँ बहनें, और ऐसे भी नहीं है कि वो कुछ ऐसे पैसे लेने वाली भी नहीं है, वो ऐसी खवातीन हैं जो कि एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं और पढ़ी लिखी खवातीन हैं। आप बताइए कि अगर पढ़ी लिखी खवातीन आकर एहतजाज करेंगी तो क्या आप उन पर तोहमत लगाएंगे? अगर उसके अलावा हम ये कह दें कि आपकी भी लोग अगर निकलकर सड़कों पर एहतजाज करते हैं, आपकी पार्टी के कारकुन निकलकर सड़कों पर एहतजाज करते हैं, तो क्या हम भी कहें कि क्या वो भी पैसे लेकर आ रहे हैं वहां पर? तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीर अगर सियासत में मर गया है तो फिर सियासत में अगर ज़मीर मर गया है तो सहाफत का ज़मीर भी इनका मर गया है। अरे जिम्मेदारी का कोई यहाँ पर पैमाना अगर नजर आता है तो सिर्फ खुशनुदी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आखाओं की खुशनुदी करें और उससे अपने अवज को कुछ मिल जाए, तो यही इस बात का पैमाना होकर रह गया है। और जिस तरह से देखिए कि कड़ाके की सर्दी में बताइए 500 रुपए लेकर दूर दराज से लोग आ रहे हैं। शाहीन बाग का इलाका दिल्ली में एक तरफ है, लोग झारखंड से आ रहे हैं, लोग वहां पर हरियाणा से आ रहे हैं, मेरे सिख भाई वहां से आ रहे हैं, कहां से लोग नहीं आ रहे हैं, दूर दराज के मुकामात से आ रहे हैं साहब। वहां पर पहुंचने के लिए तो 1000-2000 का खर्चा हो जाता है। एक खातून तो अपने 20 दिन के बच्चे को लेकर मैं समझ से ये बाहर है कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार खर्चा करके वहां पर आकर बैठ रहे हैं, उनके बारे में आप ये कहते हैं कि वो 500 रुपए के वहां पर आए हैं। तो मुझे इस बात से अंदाजा होता है कि आपकी सोच, आपकी ज़हनियत
और आपका जो जहनसाजी कर रहा है उसकी भी जहनियत ये कैसी होगी, मैं समझ गया कि अब जो मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं कि मीडिया जिस तरह से अगर अब नोटिसें जारी हो रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बराबर होनी चाहिए और जो कुछ मीडिया की तरफ से जो गंद फैलाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर मैं समझता हूं कि बराबर होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको मुख्तसर से वक्त में करूंगा कि लखनऊ के घंटाघर के पास एहतजाज हुआ, कई खवातीन वहां पर थी, पहले तो आपने उनकी ब्लैंकेटें चुरा ली, चलिए जाने दीजिए, आपको कमी थी होगी, आप ब्लैंकेट लेके चले गए घर में, वो अलग बात थी। लेकिन बात ये होती है कि वहां पर 100 खवातीन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आज मुनव्वर राणा साहब की दुख्तरान भी उस खवातीन में शामिल थी जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो बताइए कि आप जहां कहीं हो उन्हें दबाते आ रहे हैं, हर एहतजाज को आप दबाते आ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि अगर आप 500 रुपए लेकर जो खवातीन आ रही थी तो क्या वो किसी भी लालच में नहीं आ सकते थे? क्या ये एहतजाज 500 रुपए के लिए 35 दिनों तक चल सकता था? एक आम आदमी के सोचने की बात है कि यहां पर इस एहतजाज में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग जमा हो रहे हैं और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनकी सोच 500 रुपए की हो सकती है, वो 500 रुपए के लिए कुछ भी कर सकते होंगे, लेकिन ये जो इज्जतमाब जो माए बहनें वहां पर आकर बैठ रही हैं, मैंने समझता ना तो मुझे 100% यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जिन तकालीफ को बर्दाश्त कर रही हैं, कड़ाके की सर्दी में मासूम शीरख्वार बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाती हैं, छोटे बच्चे स्वेटर पहनकर आकर मेरी खबर पे लिख दो आजादी का नारा लगाते हैं, मेरे खून से लिख दो आजादी का नारा लगाते हैं। तो इन मीडिया की औकात क्या है जो उनके बारे में यह कहे कि 500 रुपए? इसलिए मैं कहता हूं कि यह गुलाम मीडिया है। वाहिद साहब, आप इस मीडिया को जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसको कैसे देख रहे हैं? वैसे पिछले प्रोग्राम में हमने हमेशा इस हवाले से बात की है, लेकिन क्या इसका कुछ असर होगा? और ये जो नोटिस जारी करने की बात की जा रही है, और फिर ये भी साथ में जरूर है कि आलमी मीडिया भी जरूर इसको देख रहा है, तो ये किस तरह की बदनामी है और किसकी बदनामी है वाहिद साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि एक लीगल कोशिश जो महमूद फराज की तरफ मीडिया इस आंदोलन में शामिल लोगों की तरफ से की गई है जी, इसको एक कानूनी जो जवाब है मैं समझता हूं कि वो देने की कोशिश की गई है, या इस तरह की बात पे रोक लगाने की कोशिश की गई है कि जो दूसरा मीडिया है, मतलब दूसरा कह सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय मीडिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय तो सभी राष्ट्रीय मीडिया जो हिंदुस्तान में है वो सब राष्ट्रीय मीडिया है, बिल्कुल। जो हिंदुस्तान के बाहर एक अलग तरह का तासुब जो दिया जा रहा है वो अलग है, क्योंकि कई मीडिया जो इंडिया के बारे में इंडियन लैंग्वेजेस में लिखते थे वो शायद हिंदुस्तान से अपने इस तरह समेट चुके हैं, उनके क्योंकि शायद कुछ के टावर भी बंद हो गए हैं, कुछ मतलब बहुत सारा एक्शन हुआ है ऐसे में जो खिलाफ लिखता है। तो यहाँ एक बात है कि इससे एक फायदा हो जाएगा कि जो एक ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया में, इवन न्यूज चैनलों पर बाकायदा जिस तरह से बातें की गई उसको एक जवाब है, क्योंकि मीडिया तो जवाब देने के लिए मीडिया है नहीं, दूसरा अल्टरनेटिव, तो एक कानूनी जवाब ही दिया जा सकता है। वो जवाब जो है वो शायद देने की कोशिश की गई है। यहाँ 1 करोड़ या 2 करोड़ या 10 करोड़ बहुत मामूली रकम है। इस तरह की अगर ये मुकदमा हारे भी और भुगतान भी करना पड़े तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी रकम का जो है मुकदमा किया गया है, क्योंकि जो इससे नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि आज शाहीन बाग में जो एक एहतजाज चल रहा है जिसकी लो दिए से दिया जलाने की पूरे हिंदुस्तान भर में जो है वो पहुंची है, और तमाम जगह महिलाएं जो है मतलब खवातीन जो है वो एहतजाज में प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। इसको मैं देखता हूं कि शायद ये हिंदुस्तान में कानून को बचाने की, दस्तूर को बचाने की, अम्बेडकर की किताब को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर जो है ये है कि जब छोटे दुधमुहे बच्चे एक कड़ाके की ठंड में जो है वो वहां बैठ जाते हैं, ओस पड़ती है। अगर एक आम कॉमन इंसान जो है इस यहाँ नॉर्थ इंडिया को अगर जानते हैं आप, दिल्ली या लखनऊ ये तमाम इलाके को, तो अगर आप यहाँ बाहर निकल के 2 घंटे भी बैठ जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब होना लाजिम है। आपको डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, दवाइयां भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होगी ही, और शबनम बहुत ज्यादा पड़ती है और ऐसे में तबीयत यहाँ खराब हो जाती है अगर आप खुले में बैठते हैं तो
यहाँ और एक डॉक्टर ना पर्चा बनाने की एक दिन की विजिट 500 से कहीं ज्यादा लेता है। तो खैर ये अपनी जान, जिंदगियां, बच्चे सब दांव पे लगा के दस्तूर को बचाने की जो आंदोलन पूरी कोशिश कर, मैं क्यों कह रहा हूँ कि दस्तूर को बचाने की कोशिश चल रही है। देखिए कल जो है भाई साहब यहाँ पर सिर्फ 500 और 700 रुपए की बात नहीं की गई, बल्कि साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम चैनल्स के नाम नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से कहा गया, यहाँ तक कि इन प्रोटेस्ट को बाज़ाब्ता तौर पर पैकेज चलाए गए और इसमें जो है टाइटल्स दिए गए, और यहाँ तक खुद मैंने सुना है कि इसको कश्मीर से जोड़ा गया, और ये तक बात की गई इसमें मतलब मजहब के नाम ले लेकर, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये इतने बेगैरती के साथ इन्होंने जो है नाम लिए हैं कि जिससे जो है दो फिरकों के दरमियान एक नफरत का माहौल बन जाए। तो कश्मीर के हवाले से जिस तरह से कहा जाता है, हमेशा उसी अंदाज में पैकेज बनाए गए और इस एहतजाज को ये कहा गया कि ये जो आज़ादी के नारे ये खवातीन जो लगा रही हैं, कश्मीर में भी 1990 में इसी तरह की आज़ादी के नारे खवातीन लगाया करती थी। इनके मर्द जो है मिलिटेंटों के साथ हुआ करते थे, उनकी मदद किया करते थे, और इनकी औरतें सड़कों पर आ जाती और ये औरतें चक्का जाम कर देती, सड़कें जाम कर देती, और इसी तरह के जिस तरह से दिल्ली में नारे लग रहे हैं वो नारे कश्मीर में लगते। तो देखिए आप किस तरह से कनेक्शन और किस तरह का मामला, और इसको इतना कुछ उसमें कहा गया था जो मैंने देखा, वो मैं बयान भी नहीं करना चाहता क्योंकि हम भी उन्हीं के सफ में हो जाएंगे, इतना उन्होंने बकवास की थी। देखिए ये आप बयान ना ही करें तो अच्छा है जी, क्योंकि मैं हमेशा आपको चलते प्रोग्राम में भी गाइडलाइन के बारे में इसीलिए टोकता रहता हूँ सभी को, अपने मेहमानों नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर जितना भी है पूरी कोशिश हमारी यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम उसी को मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। अच्छा, इसकी वजह देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपका गुस्सा अपनी जगह जायज नहीं, मेरा गुस्सा नहीं, मैं तो बात बता रहा हूँ, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपका तासुर क्या है इस पर। जी मैं वो तासुर ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये यही बात मैं आगे बताने चला था कि भारतीय जनता पार्टी का कल जो समिट था, जो नड्डा साहब को प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी बनाने का जो एक कार्रवाई की गई, उसमें जो प्रधानमंत्री ने एक अपना जो बयान दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अब जो भारतीय जनता पार्टी का जिस बात के लिए जन्म हुआ, यानी ये पार्टी जिस काम के लिए पैदा की गई, बनाई गई, अब वो काम होके रहेगा। पैदा करने वालों का तासुर बहुत पहले से वाजिब था, हिंदू राष्ट्र और जो और दूसरे बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको मिला के एक एजेंडा था जब बनाई गई थी। तो उस एजेंडे के लिए बिल्कुल कल वाजे तौर पर प्रधानमंत्री जी ने तय दिया है कि हम जो है ये पार्टी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, हम उस मकसद को पूरा कर रहेंगे। और एक बात ये कही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2024 या अब के लिए नहीं, बल्कि सदियों सदियों के लिए राज करने के लिए अब गद्दी पर है, वो नहीं हटेगी। और ये किसी और के लिए, ये जनसभा के लिए नहीं कहा गया, वोट मांगने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोर टीम वहां मौजूद थी, अपने लोग उनके कार्यालय में मौजूद थे, ये उनको यकीन दिलाया गया। यहाँ एक पैगाम है, इसको हम बहुत संजीदगी से डिस्कशन करते हुए बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये साफ है कि आज गृह मंत्री साहब ने उत्तर प्रदेश में वाजे कर दिया कि हम प्रोटेस्ट एहतजाज से नहीं डरते, आपको जो करना है करते रहिए, हम जो कर रहे हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। तो यहाँ ये पैगाम दिया जा रहा है कि इसके लिए क्यों दिया जा रहा है, ये तमाम आज आप सर्वे करवा लेंगे या देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। जितनी मिकदार में, जितनी तादाद में इसमें तमाम धर्मों के लोगों को शामिल होना चाहिए था कानून बचाने के लिए, इवन जो सबसे ज्यादा अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हैं दलित भाई इस कानून को बचाने के लिए कि कानून ही हमारी जिंदगी है, कानून ही हमारे लिए सब कुछ है और कानून ने ही हमको रिजर्वेशन दिया। और ये कानून को बचाने की जो एक मुहिम चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें दलित भाई बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये धीरे 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 2-4 स्वर्ण, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, दूसरी बड़ी जाति के लोग भी हैं, वो जरूर समझ इसमें नजर आ रहे हैं, मगर जो एक उम्मीद जो है मेरे ख्याल से MIM की तरफ से भी लगाई गई और तमाम यूपी में और दूसरी पार्टियों की कोशिश रही है कि मुस्लिम दलित गठजोड़, मुस्लिम दलित गठजोड़, अगर आज आप देखेंगे बड़े गौर से कि पूरे एहतजाज को आप रीड कर लीजिए, इस
मोड़ आपको नजर नहीं आ रहा है। और धीरे 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 इसमें बुर्के, नकाब और वो धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो दूसरी जाति धर्म के लोग हैं वो इसमें कम होते जा रहे हैं। ये आपको गौर करने की बात है। शकील साहब, आप इस हवाले से क्या की कोर टीम सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम और इनकी थिंक टैंक इससे बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि वो यही करना चाहते थे जो वो कर रहे हैं, और जो धीरे धीरे कामयाबी उनको मिलती जा रही है। ठीक है, यहाँ सच बोलने में कोई हर्ज नहीं होता, मैं सच बोल रहा हूँ। शकील साहब, इस हवाले से जो एहतजाज के हवाले से वाहिद साहब ने कहा है कि मतलब ये एक कम्युनिटी बेस होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वाहिद साहब का ये कहना है। और साथ ही साथ जिस तरह से वाहिद साहब ने रूल्स एंड रेगुलेशन, चूंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, तो फिर अगर हम देखें तो MIB की जो के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जिन पर नोटिसें जिनको जारी की गई है, उनके हवाले से क्या हो सकती है, जिनकी अब तक के अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो आप भी तो देखते हैं, तो अगर हम देखिए, अगर शकील साहब से पहले मैं जवाब दे दूं मात्र साहब यहाँ एक बात का, कि अगर MIB के रूल एंड रेगुलेशंस की बात करें तो ये चैनल 2 सेकंड में बंद हो जाएंगे, 2 सेकंड में। अगर आप 24 घंटे की फुटेज निकाल के रीड कर लेंगे तो इन्होंने कम से कम 1000 बार उसका वायलेशन किया होगा। मगर दिक्कत ये है, ये कानून हम पे तो लागू हो सकते हैं, इन पर ये लागू नहीं होंगे। मैंने यही कहा है कि ये पैगाम जो दिया गया है, ये वो पैगाम है कि आप कुछ भी करते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है तो दुनिया के तमाम कानून तोड़ दे, उनको माने ही नहीं, उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये पैगाम लोगों को दिया जा रहा है। ये यहाँ मैं संजीदगी की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा बैडअप हूँ, बड़ा हरास हूँ। कम से कम मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, दलित बुद्धिजीवी और उनकी कम्युनिटी को लेकर मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये डेड हो चुके हैं, और मैं अब सोचने की ताकत बची है, न कुछ करने की बची है। मुस्लिम नाजरीन से भी मैं बहुत ज्यादा खफा और बरहम हूँ, क्योंकि इन्होंने 5 साल से मेरी बकवास को न सुना है न समझा है। आज वहां पहुंच गए हैं जिसका इनको झेलना पड़ रहा है जवाब, और इससे भी कहीं खराब होगा। जी शकील साहब, क्या कहें? नहीं, सबसे पहली बात तो एहतजाज के बारे में जिस तरह की बात वाहिद नसीम से साहब ने कहा, हो सकता है कि मुझे इस बारे में, लेकिन एक बात मुझे नज़र आती है कि अभी अभी जैसा कि आज शाम में हमें पता चला कि मगरबी बंगाल की असम्बली का खुसूसी इजलास होने वाला है, जहां पर करारदाद मंजूर की जाएगी जी। ये एक बात मुझे देखिए। और एक बार DMK का आज इजलास हुआ है तमिलनाडु में, चेन्नई में DMK पार्टी का इजलास हुआ है। उसके अंदर भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई और उसकी मुखालिफत का फैसला किया गया। भले ही कांग्रेस के साथ उनके ताल्लुकात खत्म हो रहे हैं या फिर जैसे भी खटास है, लेकिन DMK की तरफ से वैसा किया गया। और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि जिस तरह से आज भी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आज महमूद पराचा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनके पीछे मैंने सिख भाइयों को खड़े होते हुए देखा है। लेकिन अभी भी मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये मिट्टी जरखे से तो बहुत नम है साकी, कुछ कहते हैं साहब, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि मुल्क के जो दस्तूर को बचाने वाले सेकुलर माइंड के जो लोग हैं वो बराबर खड़े रहेंगे और इसकी मुखालिफत होती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि जिस तबके की वाहिद नसीम साहब ने बात की, हो सकता है कि वो तबका शायद अभी भी साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि लेकिन शकील साहब, अगर सेक्युलर बुनियादों पर और तमाम तबकात के मिलने की अगर बात करें तो असेंबली से बढ़ के क्या हो सकती है नुमाइंदगी? केरला की बात कर लें, अभी जो है हम पंजाब की बात कर लें, और फिर साथ ही साथ हम अब मगरबी बंगाल से भी जो है बात सुन रहे हैं, वहां की भी जो है करारदाद होगी। तो ये क्या मतलब दीगर तबकात इसमें शामिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल, वाहिद साहब से भी ये करूंगा मैं, उनके नुमाइंदे। लेकिन एक बात यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ की भी बात है और मध्य प्रदेश की भी बात हो रही है, राजस्थान की भी बात हो रही है, ये 3 रियासतों की भी बात हो रही है। महाराष्ट्र कब इसमें शामिल होगा पता नहीं, क्योंकि वहां पर 3 पार्टियों की हुकूमत है। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी भी कि जिस तरह से तहरीक चली है और अभी तक जैसी तहरीक चली है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ये तहरीक चलेगी, क्योंकि जिस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि अभी भी तमाम तबकात के लोग इसमें शामिल हैं और बराबर ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज मैंने समझा कि आज खुद वाहिद नसीम साहब भी इससे वाकिफ हैं कि एक सादक जस्टिस का, जो कि महाराष्ट्र के जस्टिस थे, उनका एक वीडियो भी मुझे मिला है जी। उसके अंदर उन्होंने जो कुछ बातें बयान की हैं, उससे देखकर तो मुझे और भी इत्मीनान होता है कि ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह की बात रख रहे हैं बेबाकी के साथ, और इस बात को कह रहे हैं कि मुल्क के इस हालात को बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, और मुल्क में जो आने वाला जो दौर है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। उस सुनकर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं, मुझे जिदोजहद करने के लिए उनके साथ की जरूरत रहेगी, और वो मुझे यकीन है कि बराबर हमारा साथ देंगे, चाहे शाहीन बाग हो या लखनऊ का घंटाघर हो।
वाहिद अजीम साहब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, खुद वो उन्होंने भी उस बात को उस वीडियो को देखा होगा और मुझे भी भेजा है कि उसको जो जस्टिस साहब का जो बयान था उसे देखकर लगता है कि अगर कोई साहब ऐसा गैर मुस्लिम एक पढ़ा लिखा शख्स जस्टिस रह चुका हो वो इस तरह का अगर बयान देता है तो मुझे लगता है कि मुल्क के अंदर ऐसे लोग बहुत हैं और वो जरूर इस लड़ाई के लिए खड़े होंगे। जी भाई साहब, यहाँ पर मतलब एक कम्युनिटी के हद तक हो जाने वाली बात जो आपने की है, तो मतलब ऐसा मालूम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मुख्तलिफ रियासतों की असम्बलीज की जानिब से अगर करारदाद जो है रेजोल्यूशन सामने आती हैं तो इसमें तमाम तबकात हम कह सकते हैं कि शामिल हैं। ये और बात है कि जो एहतजाज अभी चल रहा है उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की है, लेकिन हम इसमें उन तबकात को खारिज नहीं कर सकते, वो भी शामिल हैं और वो आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ये और बात है कि स्पीड कितनी है ये अलग बात है, अगर हम उसका जायजा लेंगे तो बहुत से लोग हैं, जिस तरह से शकील साहब ने भी कहा। बेखौफ सच बोलने की मेरी आदत है जी, और मैंने इसलिए ये सच बोला है कि देखिए, अगर आप जानना चाहेंगे कि जो केरला का मामला है, केरला का मामला, महाराष्ट्र का मामला, बंगाल का मामला, यहाँ एक राजनीतिक पार्टी का मामला है। अगर एक राजनीतिक पार्टी कुछ कॉल करती है या कुछ कदम उठाती है तो उसका अपना काडर होता है, वो काडर जो है बाहर निकल के आता है। वो काडर इस बात को नहीं देखता है उसका वोटर्स के वो किसी धर्म विशेष के लिए कर रहा है या किसी और के लिए। ये पार्टी के एहतजाज में मानता हूँ, जहाँ दिल्ली में जो हो रहा है ये किसी पार्टी का नहीं है, जो दूसरी कई लखनऊ में हो रहा है वो किसी पार्टी का नहीं है। अब यहाँ मैं ये बात देखा कि वो तो सब छोड़ दीजिए, अपना बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। मैं एक मीडिया इदारे का बाकायदा नाम लेता हूँ, बीबीसी के बाकायदा जो है एक अखिलेश यादव के लिए से बात की गई और शायद मेरे इन्हीं सवालों से अखिलेश यादव बच रहे हैं। मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ तो वो बात करें, शायद वो इस बात से डर गए हैं कि मैं भी वही सवाल करने वाला हूँ। सवाल यही जो किया है कि भाई दो एहतजाज चल रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, उनके अंदर अखिलेश यादव कहाँ है, समाजवादी कहाँ है? ये बात पर अखिलेश यादव तिलमिला गए और उल्टे सीधे इल्जाम जो है वो बीबीसी पर लगा दिए कि आप न जाने किसके कहने पे या क्या कहने पे या कैसे, मतलब वो ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे थे शायद बीबीसी को भी जो है वो बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है। आज ये सच उन तथा कथित सेकुलर लोगों को अगर ये पूछा जाए कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में, इस एहतजाज में आप कहाँ हैं, अपने बच्चे भेज दिए, सिंबॉलिकली एक दो लोगों को भेज दिया और बाकी सब निशानी के साथ, मुर्कों के साथ आपको भीड़ में अगर जो है सिर्फ और सिर्फ 90 या 95% जो है मुस्लिम नजर आते हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम, पूरे गेम के अंदर मैंने ये भी देखा, शायद मैंने ऐतराज भी किया था पहले भी कि जब मुसलमान जो है मुजफ्फरनगर, मेरठ या जहाँ भी निकले वो नौजवान, मैं यही रहता हूँ, मुश्किल से 1 से 2% लोगों के सर पे टोपी होती है, 97 से 98% लोगों के सर पे टोपी नहीं होती है। और जब ये कोई ऐसा काम करने निकलते हैं तो सर पे टोपी लगाकर एक स्पेशल पहचान बनाते हैं कि हमने टोपी लगाकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूवमेंट क्या है, ये सब जानते हैं कि एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है, या तो फिर ये मुसलमानों का ऐलान करना चाहिए कि हम सिर्फ जो है मुसलमान और सरकार की सीधे सीधे लड़ाई है, या फिर ये कहे कि सेकुलर जमातें या फिर जो पिछड़े दलित हैं या वंचित हैं, जिनको आने वाले दिनों में मूल निवासियों को भी इसमें शामिल करके जो एक प्रोग्राम है उसको अब कैसे आगे मैनिपुलेट किया जाएगा। ये सब कुछ जो है ना इस पूरे गेम से मुझे नजारत नजर आ रहा है, ये बिल्कुल इससे लैस नजर आ रहा है। कड़वा सच बोलने में मुझे नहीं लगता कि मुझे तकलीफ होगी, बल्कि मैं तो आने वाले दिनों में इसमें कुछ और खतरात भी देख रहा हूँ। यहाँ जो मैं जमीन पे मैं बाकायदा नॉर्थ इंडिया, दिल्ली और तमाम इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ, उस पूरे ट्रैवल में लोगों से बात कर रहा हूँ, उनकी मानसिकता जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो निचोड़ मुझे निकल के आ रहा है जगह जगह से, हर स्टेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से पूछूं कि कहाँ क्या इस वक्त सोच क्या डेवलप हो रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं या फिर कम समर्थक भी हैं, उनके किसी के दिमाग में ये बात नहीं है कि कल हमारा IMF ने जो रेटिंग है वो और कम कर दिया है, हमारी GDP को और घटा के आकलन कर दिया है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल पॉम्पियो ने बयान दिया है गनसाइट का, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन क्या होंगे, कैसे होंगे, कोई चर्चा नहीं है। किसी भी बात पे मुझे हर घर में, हर आदमी की जबान पे यहाँ ये बात सुनने को नजर आ रही है कि जो कुछ हो रहा है वो उससे बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं।
और बल्कि ये कहूँ तो कुछ हर्ज नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक अपनी ओपिनियन रखी है कि शायद मोदी जी ही कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इससे ज्यादा और करने की जरूरत है। ये बिलबिलाते हुए लोग हमको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन अगर बन जाती है तो आप इस आंदोलन से समझते हैं कि वो जो एग्रेशन है, वो जो गुरूर है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे, और इसके लिए आप आगे बात जाएगी जिस पर प्राचा साहब ने जो किया है, इससे ये असर पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया शायद और इस बात को थोड़ा सा संजीदगी से ले। मगर जो एक इल्जाम जो है कहीं विदेशी पॉलिटिशियन लगाते रहे हैं कि भारत एक बाजार है और अपने कारोबार को देखते हुए लोग भी खामोश हैं और रहते भी हैं, ये कुछ विदेशों से भी बड़ी उम्मीद की नहीं जानी चाहिए। बस इतना जरूर है कि इंडिया के अंदर जो, चलिए ठीक है मैं खत्म करता हूँ, अगली बार मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा। शकील साहब, आप चाहे इस एहतजाज को, एहतजाज नहीं बल्कि जो तहरीक बन गई जिसको तहरीक का नाम दिया जा रहा है, इसको किसी की सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन ये जो इनका मुद्दा है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और अभी एहतजाज हर तरफ एक तहरीक की शक्ल में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि दीगर तबकात का इसमें शामिल ना होना या पॉलिटिकली जो सपोर्ट होना चाहिए वो ना होना, क्या मतलब ये सारी चीज़ें जो कुछ की जा रही हैं ये बेसूद है, बेमकसद है और एक वक्त रहेगा जिसमें ये चलेगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि कुछ और भी खदशात भाई साहब जाहिर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो चल रही है तहरीक और फिर जो सपोर्ट की बात करें हम, तो इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए कि मुझे तो, मैं कभी भी पॉजिटिव सोचता हूँ और दुनिया की तारीख गवाह है कि जो भी तहरीकें शुरू हुई हैं सरों की बुनियाद पर शुरू नहीं हुई थी, अज़ाइम की बुनियाद पर तहरीकें शुरू हुई, अज़्म और हौसले के साथ तहरीकें शुरू हुई और तहरीकें आगे बढ़ी और लोग बाद में उस तहरीक से जुड़ते गए। और चाहे अब जो यहाँ का जो मामला है, अपने मुल्क का जो मामला है, जो तहरीक अब शुरू हुई है जी। और मैं कभी भी नाउमीद नहीं हूँगा इस मुल्क के अवाम से जो कि आज झंडे पकड़कर ठहर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे लग रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल है, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, दुष्यंत सिंह राजपूत इसमें शामिल हो जाते हैं, अनुराग कश्यप इसमें शामिल हो जाते हैं कभी कभी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं नाउमीद यहाँ पर नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें कि अगर मुझ पर अदालती पाबंदियां ना होती तो मैं शाहीन बाग में होता। हाँ बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ बीच में आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। भाई साहब आप कर लेना, शकील साहब पूरी बात कर लें अपनी। ठीक है जी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर अगर चंद्रशेखर आज़ाद मुझे यहाँ पर नजर आता है तो एक सवाल मैं आजम खां के बारे में उठाता हूँ कि आजम खां क्यों नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। जब अगर आजम खां की जब जरूरत है, आप एक हलके के रुकने पार्लियामेंट परेशान है, डरे हुए हैं। अरे क्या डरे हुए साहब, बहुत से मामला है ऐसे जो शायद देखिए हो पा नहीं है। अरे तो आप डरे हुए हैं तो शाहीन बाग के औरतों से सबक लीजिए आप फिर आके, क्यों वहां की तहरीक से आप सबक नहीं लेते? शाहीन बाग में क्या हमारी खवातीन क्या वहां पर डरी हुई नहीं है? छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, गोदों में बच्चे हैं, तो क्या आजम खां को इतना डरने की जरूरत है? ये जो लोगों की फीलिंग्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सवाल ये हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं कि ये लोग नहीं है, तो फिर लोग ही बोल रहे हैं भाई क्यों आएंगे, शायद डरे हुए। देखिए कि साहब कभी भी किसी बताया जाता है कि ताज उन सरों पर नहीं रखे जाते जिन सरों पर खौफ होता है, तो सबसे बड़ी बात है बेचारी औरतें वहां पर आकर बैठी हैं, हमारी खवातीन, आजम खां को डर हो रहा है, तो ये तो मुझे इसका मतलब है कि आप मफाद की सियासत करते हैं, आप सिर्फ अपने मफाद की सियासत करते हैं, इसलिए आपको डर होता है। अगर आप सच्चाई की सियासत करते, आप हक की सियासत करते, तो आपको डर नहीं होता था। रामपुर आपका जो हलका है वहां से आप निकल कर शकील साहब यहाँ पर मजबूरियों को भी समझना होगा। लालू प्रसाद यादव को देख रहे हैं। अरे लालू प्रसाद जेल से ट्वीट करते हैं, तो लालू प्रसाद यादव जेल से बेचारे ट्वीट करते हैं बाज वक्त, मैंने उनके ट्वीट भी देखे हैं। तेजस्वी यादव कहाँ है पता नहीं, मगर फिर भी उनका एक दो बयान तो सामने आ जाता है। उनके लोग बिहार की असेंबली में धरना भी देते हैं। ये जो हमने जो न्यूज बताई हमारे नाजरीन को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी तहरीक होती है, भले ही जब सर नहीं होते, सरों की बुनियाद पर तहरीकें शुरू नहीं होती, अज़्म की बुनियाद पर होती हैं। और मुझे देखिए जिस तरह से तहरीकें शुरू हुई हैं, अब जो ये भी जो शाहीन बाग का मामला था, चंद लोग जमा हुए थे वहां पर, अब देखिए कि जैसा कहते हैं 1000 शाहीन बाग तो हिंदुस्तान में भर गए हैं। भले ही चलिए उसके अंदर कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, लेकिन नाउम्मीद मैं नहीं हूं यहाँ पर। इस मुल्क के अंदर अगर मैं नाउम्मीद अगर हो जाता, अगर मैं ये समझता कि ये गलबा बाकी रहता, तो झारखंड का इलेक्शन कभी भी बीजेपी नहीं हारती थी, ये मैं कहता हूं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, किसी लीडर का आप नाम लेते हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं है, कोई यहाँ पर क्यों नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये लीडरान लालू प्रसाद से इबरत हासिल करें या फिर हौसला हासिल करें?
मतलब क्या, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए साहब, पूरी बात है, मतलब यहाँ पर खौफ की बात, देखिए यहाँ इल्जाम दर इल्जाम, वो कि भाई ऐसा कर दिया जा रहा है, कोई आता है तो उसके साथ ये हो जाता है। लालू प्रसाद का घोटाला क्या था, हाँ, मतलब ये बात होती है ना, मगर कम से कम मसलहत तो वहां पर नहीं हुई, मसलहत वहां पर नहीं हुई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आजम खान साहब इतने दिन हो गए हैं, बाहर निकलकर अब तक नहीं आए हैं। भाई तो बताइए कैसी क्या मसलहत थी? क्या लखनऊ के घंटा घर पे जो खवातीन एहतजाज कर रही, क्या आप वहां पर एक दिन जाकर बैठ सकते थे? वहां पर जा सकते थे आप, आपका फर्जंद भी वहां पर मौजूद था, आपकी अहलिया मोहतरमा भी अभी असेंबली के रुकन मुंतखब हुई हैं ज़िमनी इंतखाब में। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां पर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मफाद की सियासत है। तो मैं समझता हूं कि अगर मफाद की सियासत वाला कोई, अगर अपना भी अगर कोई आदमी रहा या जो भी आदमी रहा हो, अगर वो ऐसा करता है तो वो, मैं तो ऐसा लगता है कि मुझे तो उससे अच्छे तो दूसरे लोग आते हैं जो आकर खड़े हो जाते हैं और खान साहब को, आजम खान साहब को, और शाहीन बाग और लखनऊ की जो घंटा घर पे खवातीन है और तमाम शाहीन बाग जो पूरे हिंदुस्तान में बने हुए हैं, उनकी खवातीन से सबक लेना होगा। क्योंकि ये जमहूरियत और दस्तूर को बचाने का मामला है। भले ही जैसा कि खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी चाहे कितने भी खदशात क्यों ना हो, मुझे यहाँ के अवाम के अज़्म और हौसले पर पूरा पूरा यकीन है कि एक सुबह जरूर आएगी, और वो सुबह ऐसी आएगी जिसके अंदर कभी शाहीन बाग का भी नाम होगा, लखनऊ का जो घंटा घर है उसका भी नाम उसमें सुरखरू होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर बुज़दिल जो लोग हैं, जो पीछे हटकर जो नजारा कर रहे हैं, उनको छोड़ ही दें। अब आने वाले जो लोग हैं वो बराबर आएंगे, और इस मुल्क के हमवतनों से पूरी उम्मीद है, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई, जितने भी लोग हैं वो सब इस एहतजाज में शामिल होंगे, ये मेरी उम्मीद है। जी वाहिद साहब, यहाँ से बिल्कुल आप जिस बात पर शकील साहब जो कह रहे थे उस वक्त जो कहना चाहते थे वो भी जरूर कहें, साथ में ये भी जोड़ लें कि जिस तरह शकील साहब ने कहा कि मतलब ये डर और खौफ जो है, खवातीन वो बेखौफ होकर जो है मैदान में हैं, तो फिर ये जो कायदीन हैं, बिलखुसूस जिस तरह से शकील साहब ने कहा आजम खान की बात करें तो मुस्लिम लीडरशिप, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुस्लिम लीडरशिप से ये भी बात सामने आती है और ये भी कहा जाता है कि भाई अगर कोई और आ जाए, चंद्रशेखर आज़ाद आ जाए तो ठीक है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी कम से कम वो एक उसकी हुदूद रहेंगी, लेकिन जब मुस्लिम क़यादत आ जाती है तो इस मामले को मजीद जो है तब्दील कर दिया जाता है और मीडिया तो हाजिर है, तो इसको दूसरा रंग दे दिया जाएगा। इस तरह के खदशात भी ज़रूर पाए जाते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे कि कोई और कर ले, कोई और शामिल हो जाए तो ठीक, लेकिन अगर कोई खान आ जाए या कोई और मुसलमानों से आ जाए लीडरशिप, तो मामला कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ी ईमानदारी से बात करूंगा। हाँ, एक तरफ मैं चंद्रशेखर की तरफ भी आऊंगा, मैं इससे पहले आजम खान की तरफ जाता हूँ। जी, आजम खान साहब पे ये सब मामला उठाने से पहले, ये कानून बनने से पहले, आजम खान पर बाकायदा जो है ये जो इल्जाम लगाए गए, यहाँ यूपी के अंदर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और ये तमाम चीजें, उनको एक जो है पुलिस द्वारा, एक खास अफसर द्वारा उनको बिल्कुल उनका दरवाजा गिरा देना और तमाम टॉर्चर करना और किसी मतलब मामूली से मुकदमे उनके ऊपर करवा देना, तब जो है ये वो 20% यहाँ आबादी है इस इलाके में। रामपुर में तो बहुत ज्यादा है, मगर जो 20% मुस्लिम आबादी है तो बाकायदा समाजवादी को आजम खान के साथ मिलकर वोट करती आई थी, और मात्र 8% यादव वोट्स के ऊपर मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। ये पूरी एक खानदान में जिस तरीके से, और पूरे यादव पूरे मशीनरी में, पुलिस में, डिपार्टमेंट में, सब में, जिसे भारतीय जनता पार्टी इल्जाम भी लगाती रही, इसमें कोई सच दुआएं भी नहीं है, तो पूरी मशीनरी के अंदर यादवों को नौकरी दी गई, जो 8% पॉपुलेशन है में, और जो 20% पॉपुलेशन है, उस 20% पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से और उनके जुल्म सितम से बचाने के लिए हमने सब वोट यहाँ पर किए। उसके बावजूद जो हमारा लीडर आजम खान यहाँ यूपी में हुआ करता था, वो मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के नाम पर मुकदमे करके उनको थ्रेट करते रहे, उनको जेल भेजने की बातें और उनको टॉर्चर करने की बातें होती रही। और तमाम वो यादव कम्युनिटी वो वोट देते आए थे, वो अपने आप इंजॉय करते रहे, मन मन में हंसते रहे, और यहाँ इनको बचाने कोई नहीं पहुंचा, एहतजाज करने कोई नहीं पहुंचा। ये बात साफ है कि अगर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बाहर निकलते हैं तो पुलिस, आपने देखा मुजफ्फरनगर में कैसे गोलियां चलाई जाती हैं, आपने देखा कि दिल्ली में कैसे गोलियां चलाई जाती हैं। ये अगर तमाम कम्युनिटी के वो भी शामिल हो जाए, अगर इसमें 5 या 10 या 20% मुस्लिम हिंदू भाई भी शामिल होते, तो पुलिस वालों के हाथ कांप जाते, वो गोली नहीं चला पाते। इस डर से ये तमाम चीजों को आज की तारीख में 70 सालों में दूसरों को अपने
नेता बनाते बनाते मुसलमान बिल्कुल तनहा खड़ा है, उसके साथ कोई नहीं देख रहा हूँ। और यहाँ एक बात आपको शकील साहब, अब मैं चंद्रशेखर के बारे में बता दूं कि चंद्रशेखर के साथ में मैं उस रात जब वो गिरफ्तार हुए, उस रात में, उससे पहले की रात में उनके साथ में, उसी रात को मैं उनके साथ में मौजूद था। मैं चाहता था कि मैं एक इंटरव्यू जो है आजाद का अपना वो टीवी पर एक दिखाऊं कि क्या हम लोग सोच रहे हैं। फिर मैंने तमाम माहौल को रीड करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर जो लीडरान उनके साथ में मौजूद थे वो सब मुस्लिम थे, वो जामा मस्जिद के लोग थे, शाहीन बाग के लोग थे, ओखला के लोग थे। और यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही थी, जिसको लेकर जो है तैयारी की, ये एक मौका है जिसे जो है पूरी तरह से पॉलिटिकली एनकैश किया जा सकता है दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये तैयारी देखने के बाद मैंने अपना इरादा मुस्तरद कर दिया और मैं सिर्फ चाय पी, और चाय पीने के बाद अपनी बातचीत करने के बाद मैं यहाँ से निकल गया। और वो तुम्हें तो वक्त जो है वो जामा मस्जिद पे जैसे भी हुआ गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मीडिया में दिख रहा है, मैं पर्टिकुलर कोशिश की है आवाम को जाकर उनको समझाने की कि क्या वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने लीडरों के साथ बातचीत की कि वो समझ रहे हैं कि क्या हालात आने वाले हैं। और मैं पिछले 5 साल में, यकीन मानिएगा, ठीक उस तरह इस जमीन पर हिंदुस्तान की काम किया है जिस तरह मैंने पढ़ा है कम से कम कि नूह अलैहिस्सलाम ने दरवाजे जाकर लोगों को ईमान की दावत दी, मगर कोई नहीं आया। उसके बाद तूफान नूह आया। मैं वाहिद नसीम हिंदुस्तान के नेता गवाह है, हिंदुस्तान के मुसलमान गवाह है कि मैं इनके दरवाजों पर गया हूँ। मैंने हजारों लाखों रुपया खर्च किया है और ये समझाने के लिए कि बदले में अगर इन्होंने मुझे कुछ चंदा देना चाहा तो मैंने इनको नकार दिया कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरे से ही ले लो, बस तुम अपने लिए खड़े हो जाओ। ये सूरत हाल करने के बाद मैं थक गया हूँ इस कम्युनिटी से। माफ करना, कल शायद गर्मा गर्मी में मैंने जो बात कही थी कि मेरे अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन, वो लावा है जो फूट रहा है आज की तारीख में। शकील साहब, मैं जमीन पर सिर्फ इस तमाम अंदेशों को जानता रहा हूँ। आप या नाजरीन जो हमें जानते, देखते, सुनते हैं, वो जानते हैं कि मैं जब आपको कोई बात बताता हूँ, चाहे वो 1 साल के बाद का टाइम दूं या 5 साल के बाद का टाइम दूं, अभी तक मेरी एक बात को भी आप न झुठला सकते हैं, न काट सकते हैं। और इतनी सच्चाइयां गुजरने के बावजूद अगर मैं किसी को नहीं जगा पाया और नहीं समझा पाया तो मैं अब हार चुका हूँ। मेरे घुटने टिक गए हैं और आगे भी मैं जो देख रहा हूँ उसे मैं कह सकता हूँ। एक बात मैं जरूर कह दूंगा यहाँ बात करता हूँ, बड़ी छोटी सी, ये सही है कि शाहीन बाग का एहतजाज और हिंदुस्तान में अभी जो एहतजाज चल रहा है ये कम से कम बहुत जरूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मगर दूसरी बात ये भी सुन लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही चाहती है कि हम तड़पते और बिलखते दिखे, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है शकील साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा। वाहिद साहब ने जिस एक जज्बे का, एक दर्द का इजहार किया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जज्बे को या इस दर्द को या इन खदशात को, इन खतरात को जो भी पेश किए गए या फिर जिसका इजहार किया गया हमारे प्लेटफॉर्म से भी और दीगर तरीक़ों से भी, जो सच्चाई है, जो एक सहाफ़ती फरीज़ा होता है और फिर एक शहरी बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत इंसान, जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो, जो कौम की बेहतरी के लिए हो, जो मफादात में हो, जो किसी को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला हो और पॉलिसीज़ पर सवाल उठाने वाला हो। तो अब अगर इसको लोग ना समझें भी, अगर समझ लेते भी, मेरा सवाल ये है कि अगर समझ लेते भी तो लोग क्या कर लेते, क्या हो जाता? देखिए, बात ऐसी नहीं है, मुख्तसरन मैं ये बात कहूंगा कि अब इसमें क्या, किसका क्या रोल रह गया था। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि किसका क्या रोल रह गया था और क्या हो गया, अब यहाँ से हल क्या रह गया? अब नहीं, देखिए कि अगर ये चाहे वो हिंदुस्तान की तारीख रहो या फिर बाद में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी तारीख, उनका माजी भी गवाह है कि इस तरह की तहरीकें चली हैं और आगे आने वाले सालों में भी इस तरह की तहरीकें चलेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि अब जो हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, एक इत्तेहाद और भाईचारे का मंजर बराबर है और उस तरह का जो इत्तेहाद का जो मंजर लेकर आगे बढ़ रहे हैं लोग, मैं वहां से पुरुम्मीद हूं। लेकिन अगर वहां से इन लोगों को हटा दिया जाता है जो हमारे साथ खड़े होकर आवाज दे रहे थे, उसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि आप पीछे कदम हटा लें। क्योंकि देखिए कि आप इस मुल्क के लिए निकले हैं, सबसे बड़ी बात इसमें आपका जाती मफाद नहीं है। अब वो बेवकूफ लोग अगर कुछ कहते हैं कि 500 रुपए आके, उनकी बात छोड़ दीजिए, आप उनके बारे में छोड़ ही दीजिए। आप हम लेके निकले हैं, परचम हमारे हाथ में है भाई, हिंदुस्तान का परचम हमारे हाथ में है, दस्तूर बचाने के लिए निकले हैं। अब हमारे हमवतन हमारे साथ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा सीना फख्र से फूल रहा है कि हमारे हमवतन हमारे साथ आ रहे हैं और हम चाहेंगे। शकील साहब, मैं माजरत के साथ बस 10 सेकंड आपसे लेता हूँ, 10 सेकंड इसलिए लेता हूँ, मैं यहाँ ये बताना भूल जाता हूँ कि देखिए
बाकर साहब आपको ये बात और बता दूं कि मैंने जो लीडिंग करने वाले मुस्लिम नेता है उन सब लोगों से भी इस मायनों में बात की कि हमें स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए, न कि अपनी पार्टी समर्थन पार्टी की जीत के बारे में सोचना चाहिए। हमें आने वाले खतरे वो बहुत बड़ा है, हमें तमाम लोगों से बात करके सबको जोड़ना चाहिए। इस कोशिश में मैं नाकाम रहा, इसलिए मैं थक गया हूँ। और मुस्लिम लीडरशिप मुझे पूरी सिर्फ अपनी नेतागिरी और अपनी पार्टी और अपनी सब चीजों में सिर्फ मशगूल नजर आई, और वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जो है आज मुसलमानों को दांव पर लगा। आपका ख्याल? आपके नहीं, देखिए मैं तो ये चाह रहा था कि अब जो तहरीक तो आगे बढ़ रही है, हम तो कूद चुके हैं, अब हम आगे बढ़ना है, हम यहाँ से पलट नहीं सकते। दस्तूर को बचाने का मामला है और खामी परचम हाथ में है, और उम्मीद तो मुझे यही है कि अब आगे बढ़ेंगे लोग, कारवां आगे जरूर बढ़ेगा। और अगर हमारे साथ हम जितने भी हम चाहते हैं कि पूरा वतन पूरा मुल्क हमारे साथ आ जाए और इस बात को आगे लेकर हम बढ़े, क्योंकि ये तो सवाल है कि ये एक दस्तूर का सवाल है और इसको समझता अब हर हिंदुस्तानी समझने लगा है। और छोटे से छोटा आदमी को आज ये जो अगर अनएजुकेटेड है, नाखानदा भी है, तो वो भी समझने लगा है कि आने वाले दिन कैसे होंगे और उसे खदशात का एहसास है। ये नहीं है कि रोज एक खदशे का एहसास होता है कि आज क्या होने वाला है, कल वजीर दाखिला क्या कहेंगे, कल वजीर आजम क्या कहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो तहरीक जो है, ये तो तहरीक शुरू हुई है और ये तहरीक आगे बढ़ेगी, ये मुझे उम्मीद है और हम वतनों पर भी उम्मीद है कि वो इस तहरीक में जुड़ते जाएंगे और जरूर करेंगे। मैं इसी बात को लेकर मैं ये से कहूंगा कि आगाज खुदा के हाथ है, नहीं अंजाम खुदा के हाथ है। आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। मुझे उम्मीद है कि जरूर ये तहरीक आगे बढ़ेगी और पूरे मुल्क के हम वतन इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, वाहिद साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, बात चली थी सहाफ़त के खतरों से, बात चली थी कि आज मीडिया का हमारा क्या हाल हो गया है। ये जितना भी हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो आज हमारा मुल्क जहां इस वक्त जिस दो राहे पर ठहरा हुआ है, इसमें मीडिया का रोल काफ़ी अहम रहा है, क्योंकि मीडिया ने हमेशा जो काम किया है वो हुकूमत का जो आईना होता है, हम कह सकते हैं। हकीकत में होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत को आईना दिखाए, लेकिन आज जो हमारी मीडिया है वो हुकूमत का आईना बन गई है। यानी हुकूमत जो चाहती है वो उसी हिसाब से, यानी आप किसी एक पार्टी के लिए करना चाहते हैं या फिर आपकी जो सहाफ़ती फ़राइज़ हैं वो आप अंजाम देना चाहते हैं। आज बात यही है कि जो इश्यूज़ हैं उन पर बात होने के बजाय आज हम जिन बातों पर तज़किरा कर रहे हैं, जिन बातों पर मुबाहिस कर रहे हैं, वो इर्रेलेवेंट है, वो हमारे मुल्क के कौमी मफादात से बिल्कुल हट कर हैं। और यहाँ तक हम गिर चुके हैं कि आज हम झूठे इल्ज़ामात और झूठी बातों को फैलाने और प्रोपेगेंडे करने में लग चुके हैं। यही वजह है कि आज शाहीन बाग से जिस तरह की नोटिसें जारी हुई हैं वो शर्म करने के लायक है उनके लिए जो वाकई जिन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो देखना यही होगा कि वो किस तरह से जो है इसको फेस करते हैं और इसका जवाब क्या वो देते हैं। लेकिन हम तमाम मीडिया इदारों के लिए ये सोचने और लम्हे फिक्र की बात है कि आज हमारा मीडिया वाकई कहाँ पहुँच गया है, जिसको नोटिसें जारी हो रही हैं और जिससे सवाल कर रहे हैं और लोगों का एतमाद खत्म होकर रह गया है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।